घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सहयोगियों को अहंकार से बचने की दी नसीहत। कहा दिल्ली होगा भ्रष्टाचार मुक्त राज्य। उप मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्रियों ने ली शपथ। केजरीवाल ने बांटे विभाग, अपने पास कोई मंत्रालय नहीं। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल 5 साल के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और जो सबसे अहम बात है कि उन्होंने कई बातें कही, लेकिन उसमें अहम है कि दिल्ली देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनेगा। ये ऐलान किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि हमें आप घंटों में नहीं, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में 5 साल के लिए मैंडेट है और 5 साल के लिए मैम ये सारा काम करके दिल्ली की जनता ने जो भरोसा उनमें जताया है उन सब चीज़ों को पूरा करेंगे। हमारे साथ आनंद साहू हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चौधरी रमजान अहमद साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। रामाधार शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले रामाधार जी, आज आपसे शुरुआत करते हैं। आपने शपथ ग्रहण समारोह जरूर देखा होगा। रमजान चौधरी नहीं, रामाधार जी से मैं, आपने देखा होगा। क्या प्रतिक्रिया है 2013 और 15 में? कुछ फंडामेंटल अंतर आपको लगा और आज मूल रूप से वही चीजें थी? नहीं, आज की भीड़ स्वतः स्फूर्त दिखी जी। लोग जो वहां आए हुए थे रामलीला मैदान में, वो भीड़ जमा करके लाए गए नहीं दिख रहे थे। स्वतः स्फूर्त लोग सुनने को आए थे, देखने को आए थे। और अब उसके बाद इस अवसर का सदुपयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बाखूबी किया। जो वायदे इन्होंने चुनाव में किए थे उससे यू टर्न लेने का थोड़ा बहुत रास्ता मार्ग भी इन्होंने ढूंढा। पत्रकारों को भी नसीहत इन्होंने दी कि आप लोग हमसे तुरंत टाइम बाउंड कोई भी कार्य करने का दबाव मेरे ऊपर मत उठाएं, दबाव ना बनाएं और सवाल ना उठाएं। मैं करूंगा। दिल्ली की जनता ने 5 वर्षों के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। मेरा समय देखिए, कोई टाइम बाउंड उन्होंने कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं किया कि इतने दिनों के अंदर ये सुविधाएं हम देने जा रहे हैं। देखिए, आंदोलन हमारे यहाँ 3 आंदोलन, थोड़ा सा अगर समय आप 2 मिनट दें। जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ 3 आंदोलन हुए स्वतंत्रता के बाद। हमारी नस्ल के, हमारे जनरेशन के लोगों ने जो आंदोलन देखे हैं, एक जेपी का आंदोलन हुआ था 1974 में। उसने भी सत्ता को, पूरी सत्ता बदल दिया था। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। बड़े बड़े वायदे हुए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। और आज की राजनीति में जो भ्रष्ट चेहरे नजर आते हैं उसमें ज्यादातर उसी राजनीति के बाद के उपजे हुए चेहरे हैं। दूसरा आंदोलन हुआ था आडवाणी जी का। पूरा देश घूमे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर आज तक नहीं बना। सत्ता पलट हुआ, वहां भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब तीसरा आंदोलन ये अन्ना हजारे जी का हुआ और इस अन्ना हजारे जी के गोद में बैठ के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत, मैं प्रचंड शब्द का उपयोग करूंगा, हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतना बहुमत किसी दल को नहीं मिला था, प्रचंड बहुमत प्राप्त करके आए। अब इनके लिए वायदे पूरे करने का समय है। स्वाभाविक है, प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जनता का मोह भंग भी होगा। जनता को साथ में जोड़ के रखने के लिए इनको अपने सारे वायदे पूरे करने होंगे, जो कि आज के भाषण में, शपथ ग्रहण समारोह के बाद के भाषण में उससे कन्नी काटने का रास्ता ढूंढते हुए श्री केजरीवाल जी मुझे दिखे। चलिए, आनंद साहू जी। देखिए, मुझे जो लग रहा है अभी तुरंत तत्काल तो हम लोग उनको, उनकी कथनी करनी, सारे विषय को लेकर के भी निश्चित रूप से उनको समय थोड़ा सा देना चाहिए। अगर कोई कुछ, अगर उन्होंने गलती भी बोली है तब भी उनको समय देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने उनको एक बार सिंहासन पर बैठा दिया है। अब जनता, मेरा ये कहना है, सिंहासन यानी देखिए मुख्यमंत्री का पोस्ट जो व्यक्ति जी वो फ्यूडल, चलिए बहुत बड़ी होती है। तो मेरा ये कहना है कि वहां पहुंचने के बाद
जब जनता ने सर आंखों पर बैठा करके उनको यहाँ पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 6 महीना साल भर के अंदर कुछ नहीं करते हैं, रिजल्ट अगर नहीं दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से इनको जनता जो है, जैसे एक ऑटो वाले ने मर्यादा भंग करके उसने जवाब दिया था उनको, मुझे लगता है उससे भी बदतर जो है जनता जो है जवाब लेगी इनसे। मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। वो अगर जनता जनार्दन इनको इतना आंखों में बैठाया है, पलकों में बैठाया है, तो केवल 2-4 चीजें जो उन्होंने कहा, मुझे जो लग रहा था जी कि भाई एक तो बिजली, इन्होंने कहा है कि 50% एकदम 72 घंटे के अंदर 50% बिजली जो है कम कर देंगे, और इन्होंने कहा था कि पानी बिल्कुल मुफ्त हम देंगे और बहुत पर्याप्त मात्रा में देंगे। ये 2 चीज भी अगर कर देते हैं लोग 72 घंटे में, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी सिटीजन हैं। अगर सभी को अगर इस तरह की सुविधा मिल जाए, मुझे लगता है बहुत राहत है। अगर उन्होंने इतना दम से कहा है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उनके अंदर में योजना होगा उनके पास। और अगर योजना नहीं है और ये अपने सिर्फ ढकोसलेबाजी करने के लिए, झूठा वादे करने के लिए अगर कहा होगा, तो फिर ये इसका जवाब जनता जो है खुद दे देगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो करना चाहिए था, चुनाव के पहले ही पार्लियामेंट में अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज किया, ई रिक्शा को यहाँ तक कि अध्यादेश लाना पड़ा, तो अध्यादेश भी ला के उनको लागू कराने का काम किया। लेकिन फिर भी जनता को लगा कि नहीं, शायद अरविंद केजरीवाल उनके लिए और बहुत सारे सौगात देने वाले, उन्होंने दिया, और जनता सर्वोपरि। चलिए अहमद साहब, आप एक आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के रूप में आज जो भी उन्होंने चुनावी वादे किए और जो कुछ आज आपको देखा, उसमें लगता है तालमेल है संपूर्ण रूप से, और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वादे किए गए हैं उसको आप डिलीवर करेंगे? ललित जी, सबसे पहले तो मैं तमाम जो मेरे पैनलिस्ट हैं, आज इस ऐतिहासिक दिन पर, चूंकि आज हमने 5 साल के लिए दिल्ली की सत्ता संभाली है, तो सबको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से देश आज़ादी के बाद, चूँकि आज़ादी जब मिली तो लोगों ने यह महसूस किया था कि शायद अपनी सरकार होगी, अपने लोग होंगे, अपने कानून होंगे, और लोगों को जो चीज़ अंग्रेज़ों से जो घुटन महसूस करते हैं, उस घुटन से शायद निजात मिल जाएगी। ऐसा एक सपना लेकर देश आज़ाद हुआ था। लेकिन पिछले 67 साल में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रही और कुछ वक्फे के लिए बीजेपी और दूसरे दलों की सरकार आई, तो ऐसा लगा कि सत्ता परिवर्तन हुई अंग्रेजों से, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन और जो एक ख्वाब महात्मा गांधी और उनके तमाम साथियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए देखा था, शायद वो पूरा नहीं हो पाया। इसी को लेकर जैसे रमादान जी ने कहा कि 3 आंदोलन हुए, मैं बड़े तौर पे जेपी आंदोलन की मिसाल देता हूं कि वो बड़ा आंदोलन था। अगर आज आप केजरीवाल जी के उस पे करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जी। उस तरह से उसके बाद भी मैं जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूं कि जेपी आंदोलन के बाद भी सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। जो ये अन्ना आंदोलन की लड़ाई थी, ये व्यवस्था परिवर्तन को लेकर थी कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, होगा, होना चाहिए। माना यह जा रहा था कि जो स्टेब्लिश पार्टीज हैं देश की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो ही अपने अंदर सुधार करें और चीज़ों को करेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने आम आदमी के लिए, जी मैं वहीं चूंकि हो सकता है आपके चैनल का ट्रेंड दूसरा रहा हो, लेकिन चूंकि मैं दूसरे जगह भी बैठता रहूं तो बात मैं अपनी पूरी करना है। आप अपने बातों को तो ये सरकार बनी है व्यवस्था परिवर्तन को लेकर, और व्यवस्था परिवर्तन में जिस तरह के हमने तमाम स्टडी की है, और जो पहले भी 49 दिन की सरकार रही, हमने वादे किए थे और उनको 49 दिन के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे वादे पूरे कर दिए थे, लेकिन जिन जिन बातें हमने जनता जनार्दन से कही थी उनको कहीं ना कहीं हमने पूरा किया और उस पर काम किया। हो सकता है हम नौसिखिए थे, हमको पूरा तजुर्बा नहीं था, कुछ गलतियां हुई
और वो गलतियां जनता को अच्छी नहीं लगी, हम सरकार छोड़ने की गलती या और भी कुछ रही होंगी, बारे में हम जो है जब और हमको भाजपा और कांग्रेस ने मजबूर कर दिया कि जिस लोकपाल के लिए हम आए थे। आप आज जब वो शपथ ग्रहण लिए और जो बातें उन्होंने कही, आपको लगता है कि जो वादे आपने किए थे वो वादे पूरे करेंगे? बिल्कुल पूरे होंगे। और उसमें ये चीजें हैं आज के भाषण में, उसमें तमाम वो चीजें जो हम पिछले जब पार्टी बनी थी तब से जो बातें कहते आए हैं, जो जब से जो बातें कहते आए हैं, और या उसके बाद सरकार छोड़ने के बाद जो हमने बातें की हैं, जो हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है उस पर पूरा स्टडी किया है और तमाम चीजें सोच समझकर स्टडी करके ये बातें कही है। उम्मीद है कि हम तमाम चीजें पूरी करेंगे। उम्मीद है इनको पूरी करेंगे। और पुष्पेंद्र, आज के भाषण को पता नहीं आपने अगर सुना हो या जो आपने देखा हो, कुल मिलाकर के आप कैसे देखते हैं आज के अरविंद केजरीवाल 2015 और अरविंद केजरीवाल जो थे 2013? देखिए, एक बात तो साफ है कि जो पिछली बार इन लोगों को बहुमत मिला था और उसमें सरकार बनाने के लिए जो सीटें कम थी, जिसकी वजह से सरकार इन्होंने कांग्रेस के साथ बनाई, तो उस वक्त के शपथ ग्रहण समारोह में और आज के में इसलिए फर्क है कि आज आत्मविश्वास ज्यादा है, कांग्रेस का डर नहीं है, जिस मजबूरियों में हाथ मिलाया वो डर नहीं है। लेकिन जो बात अरविंद केजरीवाल ने जीतने के बाद लोगों से कहा कि इस बहुमत से मुझे डर लग रहा है, उस डर के पीछे की एक जरूर बात मैं समझ सकता हूं और वो सच भी है कि पिछली बार उनके पास रास्ता था भागने का। इस बार दिल्ली की जनता ने उनको इतना बहुमत दे दिया है कि उनके जितने भी भागने के रास्ते हैं, जितने भी उनके वादों से मुकरने के रास्ते हैं, उन सारी गलियों को उसने बंद कर दिया है। लेकिन जो रामाधार शर्मा जी कह रहे थे कि करनी काटते हुए नजर आए, क्या आप इससे सहमत हैं? मैं वही कह रहा हूं। देखिए, आप आज तो शपथ ली है उन्होंने, शपथ ग्रहण समारोह में जो अपनी स्पीच दी है उसको देखें। इनके सेकंड लेफ्टिनेंट, थर्ड लेफ्टिनेंट पिछले 5 दिन से जो कुछ कह रहे थे, करीब करीब मैं समझता हूं उसी बात को उन्होंने आज शपथ लेने के बाद कहा है कि आपने मुझे बहुमत दे दिया है। मेरे मित्र पत्रकारों से कि आप मुझसे कल से ही सवाल ना पूछें, 5 साल का आपने समय दिया है, मैं 5 साल में डिलीवर करूंगा, मुझ पे दबाव न बने। तो ये तमाम सारी बातें जितनी हैं, ये बात कुछ दिन पहले तो नरेंद्र मोदी के बारे में भी थी भाई, कि अभी तो आपने बताया है, अभी तो बिठाया है, 60 साल की व्यवस्था है, उसमें कितनी चीजें चरमरा गई हैं, आप 2 दिन में होता नहीं है। इधर 2G को पकड़े तो पता था CG चला जाता है, CWG को पकड़ते थे तो अंतरिक्ष चला जाता है। तो उस वक्त ये तमाम सारे तर्क नहीं थे, तब लोग हर दिन सुबह उठते थे और शाम तक लोगों को अच्छे दिन चाहिए थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रास्ता उन्होंने आज बोला है ना मुख्यमंत्री की हैसियत में, ये उस रास्ते को खोलने की कोशिश की है कि अगर कल की डेट में हमने 900 अस्पताल, 500 स्कूल, 2 लाख टॉयलेट और 20 कॉलेज और ये सब अगर नहीं बने तो आप इसके लिए समय दीजिए हमें, और वो समय कब तक है किसी को पता नहीं है। 5 साल का समय नहीं, 5 साल का समय तो हर एक सरकार के पास होता है भाई। तो हम ये भी तो हो सकता है कि 4 साल आपसे पूछे ना 5वें साल आपसे पूछे, तो भाई फिर किसको जरूरत पड़ी? अगले साल किसने देखा है? सत्ता में आप 5 साल रहे तो 5 साल के बाद जवाब देंगे भाई। ये किसको मतलब है भाई? 5 साल के बाद स्कूल बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? चलिए 5 साल दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल। अवधेश जी, आपसे इस पे जो आज का शपथ ग्रहण समारोह था 2013, 2015 और जो शपथ ग्रहण में मुख्य हाइलाइट्स आप क्या देखते हैं? मुख्य हाइलाइट्स देखिए, इसके 2 भाग हैं। एक तो शपथ ग्रहण के पहले से लेकर के वहां आने तक की व्यवस्था, एक उनका भाषण। 28 दिसंबर 2013 के शपथ ग्रहण को जिसने देखा होगा, जिसने सुना होगा, और 14 फरवरी 2014 के उनके इस्तीफे का भाषण सुना होगा, वो उस समय के अरविंद केजरीवाल में और आज के अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे थे कि मनुष्य के लिए संभव नहीं कि मैं उनके अंतरात्मा में झांक करके देखूं अंदर क्या है, उसमें एक मौलिक अंतर था। इस बार वो मेट्रो से नहीं आए, बजाबता पुलिस के काफिलों के साथ गाड़ियों से आए और उसके लिए सड़कें पूरी खाली की गई थी। आज एक एक्सीडेंट भी हुआ, रास्ते में एक साइकिल वाला उस काफिले में आकर भयानक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो राजघाट पर भी नहीं गए, वहां से कोई बयान नहीं दिया। आज जब वो रामलीला मैदान में आए तो बिल्कुल एक सरकारी व्यवस्था जैसे होती है, रेड कारपेट बिछे हुए थे, दोनों ओर बढ़िया बढ़िया फूलों के जो है गमले लगे हुए थे, सारे खंभे रंगे हुए थे, आगे VIP की सफेद लगी कुर्सियां थी। तो ये एक मौलिक अंतर जो है पिछली बार से और इस बार में है। मतलब एक रोमांटिसिज्म से एक व्यवहारिकता की ओर जो है वो चीजें दिखाई दे रही थी। जहां तक उनका भाषण था उनमें भी आप देखेंगे ध्यान से तो अंतर यह था
कि उस समय एक आक्रामकता थी। जैसे भाषण में ही उन्होंने, वहां डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए थे, बोल दिया सीधा कि डॉक्टर हर्षवर्धन अच्छे आदमी है, लेकिन यही बात मैं इनकी पार्टी के लिए नहीं कह सकता हूं। और कांग्रेस पर, भाजपा पर भाषण में ही अटैक था और एक महाक्रांति की घोषणा थी। आज जो है एक ऐसा लग रहा है जैसे एक परिपक्व व्यक्ति थोड़ा वो विरोधियों पर तंज तो कस रहा है, लेकिन उसकी भाषा में आक्रामकता नहीं। एक समन्वयवादी, टकराव से अलग, एक सामंजस्यवादी, एक सहकारवादी नेता का यह उद्बोधन है। तो उसमें रोमांटिसिज्म थोड़ा बहुत था, लेकिन अहंकार से अलग व्यवहारिकता, विनम्रता, ये सब उसमें दिखाई दे रही थी। चलिए, तो ये एक और पूरा कर लूं ना जी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात उनकी थी, अगर उस पर अमल हो संपूर्ण राजनीतिक संस्कृति के लिए, वो जरूरी है कि नेता या हम सब लोग मानते हैं कि ये तो हमने ये किया है। उसने आज एक बड़ा एक दर्शन और एक धार्मिक और आध्यात्मिक महापुरुष की तरह वो पहले दिन से बोल रहे हैं कि भैया वो तो ईश्वर की कामना, ईश्वर का प्रदत्त है कि हमको इतना मिल गया है कुदरत का, ये अहंग हम ना पालें, वो जो चाहता है वही कर रहे हैं, हम अहंकार से दूर रहें। तो कार्यकर्ताओं के लिए, राजनीतिक संस्कृति के लिए अच्छी बात है। लेकिन जब आगे आप गहराई से देखेंगे तो जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें बिल्कुल एक जो किए हुए वायदे हैं उसके उसी रूप में पूरा न होने के का अपने प्रति ही संदेह है, और उसका कैसे केंद्र सरकार को कहां हम घेर सकते हैं, उससे कहां टकराव ले सकते हैं, उसका भी एक बिल्कुल स्पष्ट जो है उसका भी एक संकेत उसमें हमको दिखाई देता है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। गंदा चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में 5 साल केजरीवाल शपथ लेने के बाद जो बातें उन्होंने कही, सबसे अहम कि दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे। अवधेश जी, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में पिछली बार भी वो एक कोई मौलिक दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो ये मानते हैं। देखिए, एनजीओवादी राजनीति जो होती है दिलीप जी, उसकी एक समस्या भी है, उसके एक प्लस पॉइंट भी है। समस्या है कि वो बहुत त्वरित और तात्कालिक विचार और परिणामों परिणतियों में जीते हैं, और वो अभ्यास बहुत लंबे समय बाद जाके छूटता है दूरगामी दृष्टि से। तो उन्होंने कहा क्या कि भैया आप फोन मोबाइल रखो, सेटिंग कर लो और उसी पर बस हमको बता देना। पिछली बार भी नंबर वो जारी किए गए थे और केंद्र सरकार ने भी नंबर और वेबसाइट सब जारी किया हुआ है। उस पर 7 लाख शिकायतें आई थी, जिसमें 1200 पर केवल थोड़ी बहुत जो है उसके कार्रवाई की कोशिश हुई और केवल 1 क्लर्क जो है हुआ था। देखिए, सरकारी स्तर पर जो घूसखोरी है उसको तो 100% नहीं, लेकिन 90% से ज्यादा खत्म किया जा सकता है। उसमें कोई समस्या नहीं है। भय दिखा के, डर से, जो अरविंद केजरीवाल का तरीका है उससे तो हो सकता है, वो मैं मानता हूं कि वो संभव है, इतना भय पैदा कर दे। लेकिन संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार रहित बनाना यह बिल्कुल एक कपोल कल्पना जैसी बात होगी, क्योंकि इस समय चलिए आप कम हो, बहुत ज्यादा 90% कम होना अपने आप खत्म नहीं, मैं ये कह रहा हूं नहीं, उन्होंने आज कहा है कि एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे हम करेंगे। लेकिन जिस पर वो विश्वास कर रहे हैं कि हे व्यापारी वर्ग, तुमको कोई छापा नहीं मरेगा, तुम ईमानदारी से टैक्स भर देना। एक तो अब आप समझिए कि एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि एक प्रॉपर्टी का इस समय जो काम होता है, अगर 1 करोड़ का एक मकान बिकता है तो कोई भी 1 करोड़ रुपए का रजिस्ट्री पर वो नहीं चढ़ाता है। जो सरकारी रेट है 20 लाख वही चढ़ेगा, उतना ही जाएगा। 80 लाख कैश चाहिए, वो पूरा चला हुआ है। और ये एक उदाहरण है ऐसे जो कि, और भ्रष्टाचार का मतलब ये होता है कि एक भ्रष्ट आचरण से संबंधित भी। जो जेपी आंदोलन के समय या पहले जो लोग थे, खासकर उदारीकरण के बाद, बहुत सारे वो चीजें जो उस समय अनैतिक, भ्रष्ट, अनादर्श माने जाते थे, आदर्श में शामिल हो गए हैं, और उसको ये भी पार्टी मान्यता देती है, आम आदमी पार्टी भी।
तो भ्रष्टाचार से अगर उनका दायित्व सिर्फ इतना है कि सरकारी स्तर पर घूसखोरी रुक जाए, तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार कानूनी और राजनीतिक से ज्यादा सांस्कृतिक और सामाजिक समस्या है। इसको व्यापक पैमाने पर देखने की जरूरत है और उनके आज के भाषण में वो पहलू नहीं दिखाई दिया है, पहला पहलू जरूर दिखाई दिया है। चलिए, पहला पहलू आपको लगता है चौधरी साहब, ये भ्रष्टाचार जो है, जो 5 साल में, हम तो ये कहते हैं 5 साल में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, आप दिल्ली जो बात आज कह रहे हो, वो हो पाएगा? जी ललित जी, ये दिलीप जी, ये बहुत व्यापक बीमारी है और बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अगर यूं कहें कि बहुत जल्दी और पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो बेमायने लगता है। मैं नहीं मानता कि बहुत जल्दी और संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, लेकिन नियत सही हो, नियति सही हो तो अंकुश लग सकता है। सरकारें पिछले 67 साल से काम कर रही हैं, लेकिन 49 दिन की सरकार में जिस तरह का भय और भ्रम बना और अफसरशाही पर जिस तरह से मतलब जो भी था, तो एक अंकुश लगा और लोगों ने ये माना, लोगों ने ये माना। चूंकि मैं मेवात से हूँ, हरियाणा से हूँ, तो जो ट्रक और जो दूसरे तरह का ट्रैफिक आता था तो वो मतलब दुआएं देते दिखते थे ड्राइवर की, आपने जी ऐसी सरकार चला रखी, अब हमको कोई पुलिस वाला किसी तरह की रिश्वत नहीं लेता। तो एक तरह का नेचर सामने आया कि हाँ कुछ होगा और हो सकता है। जो एक कुंठा थी, जो एक मन में बैठा हुआ था कि हो नहीं सकता, भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता, वो किन्हीं मायनों में उस पर अंकुश लगा। अगर नियति सही हो, नियत सही हो, तो मैं समझता हूं कि लग सकता है, अंकुश लग सकता है और हटाया जा सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकता है। भ्रष्टाचार देश का पहला राज्य होगा। रामाधार जी, दिल्ली, देखिए ये वादे हैं, ये आज उन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी दल के लोगों के अलावा या श्री अरविंद केजरीवाल जी के अलावा भी इस हिंदुस्तान में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम पे ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती हैं और रहे हैं, आज भी हैं। मानिक सरकार, त्रिपुरा, या मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मनोहर पर्रिकर आज भी गोवा के मुख्य आज भी रक्षा मंत्री हैं, ऐसे हैं जी। तो और भ्रष्टाचार का मायने, मैं अवधेश जी की बात से यहाँ दिल्ली जो है भ्रष्टाचार, सवाल है कि मुख्यमंत्री का नहीं है कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट है या नहीं है, सवाल है कि राज्य दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त है या नहीं है। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने में अगर गाड़ियां जा रही हैं और उसको कोई पुलिस वाला रोक के चेक ना करे और पैसे ना ले उसके बदले, ये भ्रष्टाचार समाप्त करने का पहला सीढ़ी हो सकता है, लेकिन ये परिणति नहीं है उसकी। हर जगह पूरे देश में आज के दिन में, चाहे व्यापारी वर्ग हो या हमारा सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, सब लोग ज्यादा से ज्यादा बचाने और ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये भावना तभी समाप्त होगी हमारे देश में, या कम तभी होगी जब उन लोगों को अपना भविष्य सरकारों में पूरी तौर पे सुरक्षित नजर आएगा। नहीं तो ये बचा के संचित करने की प्रवृत्ति है जीव मात्रों की, उस प्रवृत्ति से निजात पाना हमको कठिन लगता है। चलिए पुष्पेंद्र, भ्रष्टाचार और लोकपाल एक रास्ता जिसके जरिए भ्रष्टाचार समाप्त, उन्होंने कहा है कि लोकपाल भी वो लाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त तो करेंगे ही करेंगे। दिलीप, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो 67 सीटें मिली हैं जी, और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जिसको हम सरकारी बाबू कहते हैं जी, वो दिल्ली सरकार का भी है और केंद्र सरकार का भी है। और आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने इन्हीं बाबुओं को लेकर के 2-3 चीजें कही गई थी और उसके बाद इसका इलेक्शन के दरमियान ये आया कि वो बाबुओं की जमात जो है वो बहुत बुरी तरीके से नाराज है, क्योंकि सुबह सुबह 9 बजे पहुंचकर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तहत अपने साइन करने पड़ते हैं। और बहुत सारे जो बड़े बाबू थे उनको गोल्फ क्लब में जाने से रोक दिया था। बहुत सारे लोगों ने, जो उनका तबका है, जो बहुत सारी कॉलोनी हम सब जानते हैं कि सरकारी बाबुओं की हैं, अगर उन्होंने वोट दिया है तो ये तो देश में पहला कोई कमाली होगा कि जो लोग भ्रष्टाचार के परमानेंट जड़ हैं, जिसे व्यवस्था कहता हूं मैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको पकड़ो इसलिए हम अच्छा सरकार चुन के लाए हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि क्या इस देश के अंदर ट्रक वाले से पैसा लेना या न देना ये एक रास्ता, एक घटना मात्र हो सकती है, लेकिन इस देश दिल्ली के अंदर 90% चीजें मिलावटी मिलती हैं। क्या उनके ऊपर रेड होंगी? क्या सरकारी बाबू 9 बजे पहुंचेगा? क्या सरकारी बाबू नहीं पहुंचेगा टाइम पे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? किस तरीके का पूरा सिस्टम है? उसको ये कह देना कि साहब 4 लोग खुश थे, ड्राइवर ऑटो वाले इसलिए खुश थे कि उनको लाइसेंस मिल गया, ये एक
बहुत बहुत छोटा सा हल्के, issue हो किसी सकता है। बड़ी चीज को किसी को हल्का करना है, इससे भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो गया। भ्रष्टाचार तो इस देश की व्यवस्था की जड़ है और व्यवस्था के लोग सबसे ज्यादा दिल्ली में हैं और उन्होंने आप पार्टी को दिया है वोट। तो क्या मोदी से कुछ बातों से नाराज होकर आपका दामन पकड़ा है और आप जब उन पे नकेल कसेगी तो कल वो कहां खड़े होंगे? तो ये सब कहना कि हम एक राज 5 साल में बना देंगे, लोगों का करेक्टर है, लोग पिछले 50-60 साल से उस नशे में डूबे हुए हैं, उस तरीके की आदी हो चुके हैं, उनको यकायक तुम बिल्कुल ये अरबी घोड़ा बना देंगे और वो दौड़ने लगेंगे और व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये मुझे लगता है बड़ा हाइपोथेटिकल टाइप का बात है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करती है। दूसरी बात, जो लोकपाल की बात आप कह रहे हैं कि स्वराज और लोकपाल की बात तो ना हमने पूरे चुनाव के दरमियान सुनी, ना भाषण में सुनी। लोकपाल भी बन जाएगा तो उससे कौन सी ऐसी बात? जन लोकपाल जी। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं, जो आज भी उन्होंने कहा है हम राज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त क्या होता है भाई? जल्द संभव नहीं, होगा। देखिए ये जो पुष्पेन जी जो कह रहे हैं ना जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात समझिए कि जो एनजीओ वादी राजनीति है वो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर कह रहे तुम लाइसेंस तुम्हारा खो गया, पुलिस ने तुमसे घूस लिया, नहीं लिया, जो लोकप्रिय है, लोगों को अट्रैक्ट तुम गए एक अपने काम के लिए ऑफिस में, तुमसे घूस मांगा, तुमने टेप करके दिखा दिया। यही कहते हैं एनजीओ वादी राजनीति, और इसी को पूरा प्रचार करना, पूरा प्रचार करके कि हमने भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पा लिया है। दिल्ली दुनिया का मैं समझता हूं कि सबसे पतित और भ्रष्ट ये जो शहर है, दुनिया के सारे सबसे ज्यादा दलाली और भ्रष्टाचार से लेके कुकर्म अपराध सब यहां होते हैं। भ्रष्टाचार को रोकना दिल्ली में आप 5 स्टारों के अंदर से लेकर यहाँ पे आप देखिए दो तरफ, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं लाल किला से, एक तरफ वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार ऊपर से रोक चुके हैं, नीचे तक रोकेंगे। केजरीवाल आगे कह रहे हैं। तो सवाल है, अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ठान ले तो कितनी, मैं कह रहा हूं ना, अरविंद केजरीवाल को वोट मिलने का जो इन्होंने कारण बताया, देखिए मुझे एक आईबी के अफसर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ऊपर तो भ्रष्टाचार रोक दिया, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर वो ऊपर रोक सकते हैं तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं रोक सकते? ऊपर व्यवस्था नहीं कर रही ना सर, ऊपर सत्ता में हो। अरविंद केजरीवाल की सोच में कानून से और उससे बाहर चीजें अभी नहीं आई है। और जहां तक जन लोकपाल का सवाल है, आपको मालूम है कि वो जबरदस्ती बिल पेश कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र द्वारा बनाए गए लोकपाल के अनुरूप नहीं होगा, इसलिए उसको राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो वो उस पर टकराव मोल लेंगे कि हम तो करना चाहते थे, नहीं करने दे रहा है। वो बहुत सारे और भी पक्ष हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 5 साल दिल्ली में केजरीवाल, जो उन्होंने वादे किए हैं। सबसे पहला था कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे। दूसरा, उन्होंने जो अहम बात कही कि अहंकार से दूर रहें कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो एक दिल्ली में वीआईपी संस्कृति है उसको खत्म करेंगे। अवधेश जी, इससे पहले कि हम आनंद साहू जी से पूछें आपसे, ये वीआईपी संस्कृति जो है यहां पे दिल्ली में, एक वाकई ऐसा है जो लोग, हर इंसान जो भी दिल्ली के सड़कों पे गुजरता है कभी, उनके मन में ये जरूर रहता है कि ये कल्चर तो समाप्त किया ही जाना चाहिए। देखिए, उनके 3 प्रमुख स्तंभ रहे हैं इनकी प्रचार और प्रसार के। एक तो रहा है कि भाई जनता को सुविधा और सेवा, दूसरा भ्रष्टाचार, और तीसरा जो आप कह रहे हैं वो क्या है कि वीआईपी संस्कृति का अंत करके आम आदमी को सत्ता से जोड़ना, जिसके लिए स्वराज कानून की बात कर रहे हैं कि हम वो जनता जो है अपने अपने योजना खुद बनाएगी, मोहल्ला सभा का गठन करेंगे। जो वीआईपी कल्चर का जो इनका है कि भाई तो भाषण दिया ही है कि क्या रेड पे करते, रेड लाइट बजाते जाता है, रे वो तुमको मार्ग बंद हो जाता है, सड़क पे जाम लग जाता है, अच्छा लगता है, वो कहते हैं यूरोप के देशों में प्रधानमंत्री बस स्टॉप पे एक आध जगह जाते हैं। नहीं, तो ये है कि इसमें आपने कर दिया, लेकिन उसमें अपने लिए जो एक रास्ता निकाला है पहले से अलग,
ये इस बार वो क्रांतिकारी नहीं है जो पहले की तरह था कि बंगला और मंत्री के लिए गाड़ियां। उन्होंने जैसे कहा कि भाई 4-5 कमरे का हमारा बंगला है, उससे कल ही से मीडिया पूछना शुरू करेगी बंगला नहीं लिया। लेकिन एक बात बताओ, उसके अलावा हम मुख्यमंत्री हैं तो हमको एक कार्यालय भी तो चाहिए ना। इन चीजों की जरूरत बताई उन्होंने। 400-500 पिछली बार नहीं था जी, 400-500 कुर्सियां लगानी होंगी। मंत्री अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो उसी हिसाब से कुछ दिनों ये हो सकता है। तो मैं वीआईपी कल्चर खत्म हो उसके पक्ष में हम सब लोग हैं। सत्ता से आम आदमी की दूरी जो बढ़ गई है, यानी लोकतंत्र से लोक खत्म हो गया है, केवल तंत्र रह रहा है, उससे खत्म हो, उससे भी हम सब लोग जो है सहमत होंगे। लेकिन इसके करने का केवल इतना ही तरीका नहीं है कि रेड लाइट पर वो रुक जाएं और वो हॉर्न न बजाएं। वीआईपी संस्कृति जो है वो एक स्वभाव में है, वो बदलना पड़ेगा कि सत्ता और लोक से दूरी कैसे खत्म हो, उसके बारे में कोई व्यापक रूपरेखा उन्होंने नहीं दिया है। मैं फिर यहीं पर कहूंगा कि जो एनजीओ वादी राजनीति होती है वो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को वो करके, भ्रष्टाचार का मतलब है कि उनको एक तो आह्वान करना चाहिए का कि भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब हमारा लालच दूर हो, हमारा लोभ दूर हो, हम कम खर्च में संयम में जीना सीखे, भोगवाद का इस देश में अंत हो, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति जमा करने के प्रति जो हमारे धर्म में भी मनाई रही है वो हो, तभी ना भ्रष्टाचार। तो ये सब बात वो नहीं करेंगे। कम से कम मोदी ये बात कर रहे हैं आजकल। मोदी पे अलग से चर्चा करेंगे। एक बात कह रहा हूं ना, तो ये जो वीआईपी कल्चर है, ये सत्ता के अलावा पूंजी के साथ भी वीआईपी कल्चर है। ये देश में जो बड़े बड़े क्रिकेट्स आइकन बने हुए हैं, जो सिनेमा के कलाकार हैं, जो इस प्रकार के विभूतियां हैं, वो वीआईपी कल्चर के प्रतीक हो गए हुए हैं। तो उसको ध्वस्त करना जो है वो बहुत आवश्यक है, लेकिन इस तरीके से केवल रेड लाइट से और उससे ध्वस्त नहीं हो सकता है। आनंद साहू जी, देखिए, मुझे जो लगता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था सबसे पहले कि भाई अभी जिस दिन सत्ता में आएंगे उसी दिन वाईफाई हमारे युवाओं के लिए फ्री कर देंगे दिल्ली। उस पर तो अभी आए नहीं है ना, अब उस पर आगे वो जो है अब पहले ही से कह रहे हैं सिसोदिया जी के वाईफाई कैसे फ्री करेंगे, उनका बयान आ रहा है। ऐसे आज मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो भाषण है उसमें कहीं भी ये एकदम से रिजल्ट ओरिएंटेड कोई बात, जो एक टाइम बाउंड जो होता है, ऐसी कोई बात लेने की बात उन्होंने आज एक मैसेज लोग उम्मीद कर रहे थे। मेरा ये कहना है पार्टी के तरफ नहीं, लेकिन एक साधारण मतलब एक सिटीजन के नाते हम लोग भी एक अपेक्षा कर रहे थे। लग रहा था कि आज कहीं वो तो कोई जो 70 बातें कही है, जो बातें कही है वो तो अच्छी लगी आपको। मैं ये कह रहा था कि शायद कोई, या उसमें भी आप खामी ढूंढ रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं एक शायद कोई ना कोई ऐसा काम आज उनके मुंह से शायद आज मुंह से सिर्फ आज भाषण निकल सकता है, काम नहीं निकल सकता है। आनंद साहू जी, जब शपथ लेके वो सिर्फ भाषण दे सकते हैं, काम करने के लिए समय चाहिए उन्होंने। समय तो हम तो कह ही रहे, मैंने पहले जब कहा था। नहीं, मेरा सवाल है, जो बात वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो वीआईपी कल्चर है इसको समाप्त करेंगे। देखिए, ये वीआईपी कल्चर, जैसे अवधेश जी ने कहा कि वीआईपी कल्चर कहाँ है, दिल्ली में है। देखिए वही चीज, एक मिनट सुनिए, अस्पताल में है, सुनिए संस्थानों में, मैं ये कह रहा हूँ स्कूलों में है, वीआईपी हर जगह। दिल्ली में वीआईपी कल्चर तो हर जगह है। वीआईपी कल्चर को खत्म करना है तो लेकिन उन बातों पे चर्चा नहीं है यहाँ पे। उन्होंने तो इनकी पार्टी तो खुद वीआईपी कल्चर में पलने वाली, कोई वीआईपी कल्चर में नहीं है। हम लोग कौन सा वीआईपी कल्चर में? अरे आप खुद आज भी गाड़ी चला के खुद अपने घर में जाते हैं, अपना खाना खुद कई बार बनाते हैं। मेरा ये कहना है, हमारे कई हैं, एमपी भी बहुत सारे हैं, मिलेंगे मंत्री भी हो सकते हैं। अभी मनोहर पर्रिकर जी देखिए, ऐसे कई हैं। अभी भी देखिए बहुत सारे मंत्री हैं हमारे। नहीं, लेकिन सही है। लेकिन मेरा ये कहना है, नेता भी, मेरा ये कहना है, आपको लगता है कि दिल्ली में जो वीआईपी कल्चर, ये वीआईपी कल्चर तो सड़कों पे नहीं है, सिर्फ सायरन बजाते हुए जब निकलते हैं वो वहां नहीं है, स्कूलों में है, कॉलेज में है, शिक्षा तमाम मार्केट में आप जाइए, कहीं पे भी आप जाइए, दफ्तरों में जाइए, अगर आप वीआईपी हैं तो आपके साथ ट्रीटमेंट, और एक जो आम आदमी है उसके साथ जो ट्रीटमेंट है। तो ये जो वीआईपी कल्चर है, किस कल्चर की बात आप कर रहे हैं? पहले तो ये आप साफ करिए। यही जैसे नेता और ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह का वो ट्रीटमेंट रहता है कि रास्ते रोक दिए, और अगर रास्ता तो एक छोटा सा, चलिए ये एक उदाहरण है। और वो अगर ऑफिसर किसी ऑफिस में जाते हैं तो तमाम तरह की उनकी, अभी जैसे साहू जी हमारे नेता हैं, भाई हैं हमारे छोटे, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा से आए, मैं मेहरौली में था, 17 गाड़ियां उनकी, बड़ी गाड़ियां
वो एंडेवर्स आज कितनी गाड़ियां थी केजरीवाल साहब के साथ? तो ये सब चीजें आज केजरीवाल साहब के साथ कितनी गाड़ियां थी? वो उतनी गाड़ियां नहीं थी, वो गाड़ी वो चूंकि अगर गवर्नमेंट का कोई उनको दिया हुआ जो सुरक्षा थी या 16 गाड़ियां तो थी, पूरा लाइव दिख रहा था, लेकिन वो सरकारी गाड़ियां नहीं थी, वो प्राइवेट उनके साथ लोग आए थे, तो वो एक सरकारी भी थी, प्राइवेट भी थी सर। अवधेश जी, मैं एक बात कहता हूँ, आज विषय नहीं है, वीआईपी कल्चर जिस तरह से आम आदमी देखता और भगा महसूस करता है इस बात को लेकर, आनंद जी आपके पास लौटते हैं, कितने ठाट बाट और राजा महाराजाओं की तरह ये सब लोग हमारे चुने हुए जनार्दन की तरफ, जनता जनार्दन की तरफ से चुने हुए लोग और हमारे सामने किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, इससे दुख होता है। उस कल्चर को चाहे वो नेताओं के, हमारे जनप्रतिनिधि उनके जरिए या ब्यूरोक्रेसी के जरिए या अफसरों के जरिए, जहां भी वीआईपी कल्चर है उसके लिए तमाम बातें कही गई। वीआईपी कल्चर को जरा एक्सप्लेन करें ताकि हमें समझ में आए। एक तो आप कह रहे हैं सड़कों पे जो ये चलते हैं वाहन, उसको आप नियंत्रित करेंगे, ये कह रहे हैं आप। हाँ, यही क्या है वीआईपी कल्चर? ब्यूरोक्रेसी में भी ये सारा है, जनप्रतिनिधियों के अलावा ब्यूरोक्रेसी में ये सारा वीआईपी कल्चर है। और जिस तरह से एक पार्टी होती है उसमें 13 लाख 14 लाख का छोटी पार्टी किसी पर्पज के लिए हो सकता है वो जन कल्याण की पार्टी हो, जन कल्याण नहीं होता, लेकिन नेताओं का कल्याण 10 15 20 लाख रुपए, इस तरह की चीजें। आपको लगता है ये वीआईपी कल्चर जो है ये दो चीजें दिल्ली में है, ये आपको हर जगह नजर आएगा? दिल्ली में है हर जगह, लेकिन वीआईपी कल्चर और सुरक्षा दोनों दो चीजें हैं। यहाँ पे सुरक्षा के बाबत मैं बता रहा हूं, जैसे सड़कों पे रूट लगता है वो सुरक्षा की दृष्टि से लगता है, और उसको समाप्त करना, चूंकि आतंकवाद की समस्या हमारे यहाँ है इसलिए उसको समाप्त करना। कल प्रधानमंत्री पर कोई अटैक हो जाए, वीआईपी कल्चर आप रूट लगाना बंद करेंगे। सामान्य इतना ट्रैफिक है, इतना रश है, उसके बीच में गाड़ी फंस जाए, गृह मंत्री की अटैक हो जाए। अब उन सब चीजों के लिए ये वीआईपी कल्चर और सुरक्षा दोनों दो चीजें हैं। जो वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात उन्होंने नहीं की है। ये कर रहे हैं कि रूट लग रहा है उसको हम रोकेंगे, नहीं, मंत्री सड़क से गुजरता रहेगा। चूंकि यहाँ बहुत सारे दिल्ली देश भर के वीवीआईपी लोग रह रहे हैं, महामहिम देश दुनिया के हैं, देश दुनिया के। अब वो कहीं भीड़ में हमने देखा था कि किसी देश के दूतावास की गाड़ी पे अटैक हो गया था, किसी ने बम लगा के उड़ा दिया था। और कहते हैं कि यूरोप के देशों में वीआईपी कल्चर नहीं है। हाँ, स्वीडन के प्रधानमंत्री सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने गए थे, बाहर निकलते समय उनकी हत्या हुई या नहीं हुई, पूरी दुनिया जानती है इस चीज को। तो वीआईपी कल्चर को रिड्यूस करते हुए इतना रिड्यूस ना करने का ये प्रयास करें कि हमारे राजनेताओं के ऊपर अटैक होने लगे, वो नुकसान उन लोगों को हो जाए। नहीं, उस पे नहीं, सुरक्षा पे नहीं कहा उन्होंने कहा जो वीआईपी कल्चर है दिल्ली में। और वीआईपी कल्चर क्या है? वीआईपी कल्चर मैंने बताया, आप जाइए, आप मार्केट में जाइए, आप सिनेमा कहीं रेलवे स्टेशन में आप वीआईपी अलग एम्स में, मैं दिलीप जी बता रहा हूं, एम्स में आपको 50 एमपी को मैं देखा हूं कि 50 आपको लगता है पुष्पेंद्र की एमपी एमएलए मंत्री स्वास्थ्य में, शिक्षा केंद्र, जहां पे भी कोई आम आदमी की तरह जाते हैं? मैं 50 लेकिन देखिए, मैं अमूमन नहीं है, नहीं अमूमन मैं उसकी एक दो तीन चीज बता रहा हूं। देखिए, जैसे कि ये जो भाई हैं रमजान साहब जिन्होंने कहा कि वो ट्रैफिक, ये ठीक है, एक बात हो सकती है, और जो रामाधर जी बात कह रहे हैं उसको भी आप नकार नहीं सकते। सवाल ये है कि एक वीआईपी कल्चर है और उसको बंद होना चाहिए कि नहीं? देखिए, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। अभी देखिए कि मैं अभी आपको बताऊं कि एयरपोर्ट पे कोई एमएलए एमपी जाता है जी, उस एमएलए एमपी की ये डिमांड है कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए अफसर उसके लिए, वो जाए, उनका बैग ले, उनका जो है वो चेक इन कराए, फिर उनको कागज दे। फिर ये किस लिए चाहिए? ना इसमें सिक्योरिटी की जरूरत है, ना किसी बात की जरूरत है, आप लाइन में लग के भी कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। सवाल यह है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर एक एमएलए एमपी इस स्टेशन पे कहीं जा रहा होता है तो उससे ज्यादा उसके 20 चमचे और 5 उसके साथ गार्ड होते हैं, चाहे उसकी सुरक्षा में हो, खतरा हो ना, और वो जिस तरीके से हमला करते हैं वहां यात्रियों पे, ऐसा लगता है कि बाकी सारे लोग जो हैं इस देश के भिखमंगे हैं और ये नवाब साहब बैठ के जाएंगे, 4 सीटें इधर की, 4 सीटें इधर की। ये जो कल्चर है, लोग इससे आदत है। इस देश में कोई आदमी इस बात के खिलाफ नहीं है कि अगर केजरीवाल की कार कहीं जा रही हो, दिलीप थोड़ी देर के लिए समझिए, दिलीप ये जो बात कही जा रही है ना, ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये ड्रामेटाइजेशन बंद होना चाहिए। कि आपने जो बात कही, मैं वही बात करूं, Z+ सिक्योरिटी कहा गया कि साहब उन्होंने लौटा दी। एक बात समझें कि अब केजरीवाल सिर्फ केजरीवाल नहीं है,
केजरीवाल के साथ इस देश की सत्ता और सत्ता के साथ सीएम की पोस्ट लगी हुई है। अगर सुरक्षा हो रही है तो केजरीवाल की नहीं हो रही है, उस कुर्सी की, उस मुख्यमंत्री की हो रही है। तो ये कहना कि मैं ये नहीं, कल अगर मान लीजिए उनके रूट टारगेट हो गए, उनके रूट में सुतली का बम फट जाए और कल ये लगे कि साहब उनको कोई भी ग्रुप, तो क्या सुरक्षा इसलिए नहीं दी जाएगी? नहीं साहब, उन्हें आम आदमी रहना है, ये एक अलग इशू है। वो अपने व्यवहार में उनके पार्टी ऑफिस के दरवाजों पे वॉकी टॉकी लेकर के जैसे बीजेपी में लोग खड़े हो गए हैं, वो ना हो। उनका मंत्री अगर उनके घर जाए तो मिले। लेकिन ये भी एक बात है कि आप कहें कि सारे मंत्रालयों के दरवाजे खोल दीजिए, कोई भी जनता का आदमी जाए मंत्री से मिल ले। मंत्री अपना संवैधानिक काम करने के लिए उसको समय चाहिए, उसको प्राइवेसी चाहिए। वो तब काम करेगा कि हर वक्त जनता की बात सुनता रहेगा। हाँ, ये जो पहले होता था कि दरबार लगाती थी इंदिरा गांधी, तमाम लोगों के दरबार लगना बंद हो गए। आदमी मंत्री के अपने हफ्ते में एक दिन दरबार लगा ले, तो ये तमाम सारे नहीं, मैं कह रहा हूं उसके भी रास्ते निकाले जाए कि भाई 200 लोगों से मिले, 100, लेकिन आप मिलेंगे ही नहीं। आप गाड़ी से आएंगे, शू करके निकल जाएंगे और फिर 5 साल बाद पूछेंगे कि हमने ये जो कल्चर है उसकी बात होनी चाहिए। उसको सुरक्षा से जोड़ना, उसको रूट लगना, ये मैं समझता हूं बिल्कुल एक तरीके से ये मजाक करने की बात है और लोगों को भ्रम में डालने की बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सुरक्षा जो स्टेटस सिंबल बन गया हाँ, है, और गाड़ियों पर लाइट और वो लगाना ना, वो तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लेकिन वैसे भी खत्म हो गया है, लाइटों को लेकर के, लाल बत्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहले अपने नियम दे चुकी है, लेकिन उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। तो अब उस पर पालन कराना व्यवस्था का काम है, मंत्री का काम है कि ये क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, उसके लिए, उस पालन करने के लिए कानून व्यवस्था आपके हाथ में, उस सरकार के हाथ में होना चाहिए। और इसी को लेकर के केजरीवाल साहब ने में बहुत सारे लोगों के एमपीज के लाल बत्तियों के लिए चालान भी काटे गए। अगर कोई होता जी, तो चलिए चलिए समय कम है। आनंद साहू जी उन्होंने कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। बीजेपी पहले भी मांग करती रही लेकिन अब चुप है। जो भी केंद्र में कांग्रेस सरकार, पहले कांग्रेस की मांग थी, जब सरकार आई केंद्र में तो चुप है। तो इस बार क्या होना है? इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, और वो कह रहे हैं कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। और जो प्रधानमंत्री से मुलाकात की, इस पर उन्होंने कहा कि इस पर विचार करेंगे। देखिए दिलीप जी, इसमें आधिकारिक रूप से मैं यही कहूंगा कि समय आने पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के पास जब ये विषय आएगा या कैबिनेट के पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पे सही कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्योंकि दुनिया में सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए दिलीप जी सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं उसको मैं जवाब दूंगा। पहले आप सुनने के लिए भी तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे विश्व में जहां जहां राजधानी रहा है वहां केंद्र का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा है, क्योंकि दुनिया भर के एम्बेसडर होते हैं। तो मुझे लगता है, अगर मुझे जो लगता है व्यक्तिगत, सुन लीजिए मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भाई, आप एक बार बहुत विद्वान हैं आप, आपका मैं कद्र करता हूं, लेकिन अब मेरी बात सुन लीजिए पूरी, थोड़ी सी आप धैर्य रखिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर डिसीजन मेकर होता तो मैं कहता कि पूर्ण राज्य की दर्जा ले लीजिए। केवल लुटियन जोन और नई दिल्ली का जो एरिया है, कम से कम सिक्योरिटी रीजन से, उसके लिए एक बोर्ड बना दिया जाता और उसका जो है, जैसे बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो अपना बॉर्डर की सुरक्षा करती है, उस प्रकार से इस एरिया में उसका एक बोर्ड बना के उसको दे करके पुलिस का, मेरा ये कहना है, मेरा सुन लीजिए, इस प्रकार से करके और उसको पूर्ण राज्य की दर्जा दे देना चाहिए था। अगर मेरे हिसाब से अगर होता तो व्यक्तिगत, लेकिन अगर पार्टी व्यक्तिगत आपके आप सुन लीजिए ना, मैंने कहा कि पार्टी तो जब डिसीजन लेगी तो पार्टी लेगी, मैं उनको डायरेक्शन नहीं दे सकता। आपके मैनिफेस्टो में जितने चुनाव हुए उसमें आपको लेने के लिए समय चाहिए आपको। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट का है। अवधेश जी, पूर्ण राज्य का जो दर्जा है, देखिए जैसे केजरीवाल 2013 से और 2014 में अपने अनेक विचारों, सोच और अपने कार्यक्रमों में उन्होंने संशोधन किया है,
उसी ढंग से मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी ठीक है। व्यवहारिकता के आधार पर संशोधन किया। जब मदन लाल खुराना के दिल्ली में सरकार थी तो बजाप्ता विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके पूर्ण राज्य का नरसिंहा राव के केंद्र में भेजा था, जो अस्वीकृत नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछले चुनाव में भी वो पूर्ण राज्य की मांग कर रही थी, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में दिल्ली को कभी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया नहीं जा सकता है, न दिया जाना चाहिए। आपके दूतावास हैं, यहाँ रक्षा के इतने संस्थान हैं, यहाँ आपके सिक्योरिटी, ये जो अब मैक बन गया है, मल्टी एजेंसी सेंटर, जो सुरक्षा खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा केंद्र है, आपको खुफिया ग्रिड है। दुनिया के दूसरे जो है जैसे FIB, अनेक जिन देशों से, इजराइल से, अमेरिका से और खुफियाओं से हमारा संपर्क है, उनके संस्थान दिल्ली में खड़े हैं। तो ये केवल एक स्टेट के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए था। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसको स्टेट भी नहीं होने देता, मैं इसको मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की तरह दिल्ली को बेहतर तरीके से चलाने का सुझाव दे सकता था। स्टेट भी बना, वो भी एक राजनीतिक निर्णय था। आम आदमी पार्टी के जो दूसरे पहलू पर आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी की समस्या यह है कि मुफ्त वाईफाई देना उनके लिए संभव नहीं है। ये उनके सामने साफ हो गया है। हम लोगों के मोबाइल पर आने लगा है कि ये है बाकी देश का जो है वाईफाई का साइन, और झाड़ू लगा के लोग दिखा रहे हैं ये है दिल्ली का साइन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर नहीं पा रहे हैं, तो किससे हम बचेंगे? तो वो जो उन्होंने 2-3 इशू उठाए हैं, उसमें दिल्ली के पूर्ण राज्य का जो मांग है, इसको वो उठाएंगे, इसके आधार पर केंद्र से टकराव करेंगे, सुनिए ना, और इससे ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये आम आदमी पार्टी की रणनीति में बिल्कुल जो बोल रहा हूं वो मेरा विचार नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण लोगों से जानकारी के प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। चलिए, आम आदमी पार्टी के पूर्ण राज्य के अलावा जो ये पूर्ण राज्य का जो मसला है आपके लिए, वो है हथियार है कि जब आपको कोई चीज सुरक्षा आप ना मुहैया करवा पाए, जो आपने वादे किए हैं, या कुछ जो ऐसे काम न कर पाए, तो आप उसके लिए केंद्र पे ठीक रह पड़े। अवधेश जी यही कह रहे हैं। नहीं, ये अवधेश जी चूंकि बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उनकी कदर करता हूं मैं, उनके अपने विचार हो सकते हैं, और ऐसे विचार पिछले 67 साल से ये टेलीविजन पर और अखबारों के जरिए से हम पढ़ते आ रहे हैं, और हमने यही पढ़ा है। लेकिन ये परिवर्तन की राजनीति है, और इस बार जितनी परिपक्वता से, स्टिकनेस से जिस तरह से बातें हुई हैं, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, हमारे हैं, हमारी सरकार है, हमारे देश की सरकार है। अगर हम जिस तरह से हमने बातें की हैं, तालमेल, कोई ये सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य की सरकार, कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है कि हम आपस में अपनी सुरक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम बातें नहीं कर सकते। एक वक्त गुजर गया जब जनता जनार्दन ये तमाशा देखती थी कि हमारी सरकारें नहीं है, आप दूसरे पर ठीकरा फोड़कर निकल जाते थे। अब वक्त आ गया है कि किसी भी कीमत पर आप निकल नहीं सकते, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। पूर्ण राज्य पर अगर जहां जहां जिस तरह से चीजें हो सकती हैं, मैं पूरी तरह से ये बात से सहमत हूं कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, तो जिस तरह की सुरक्षा की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट इसमें सक्षम है कि वो देश की राजधानी की और सुरक्षा कर सकती है। इसमें कतई कोई ऐसी बात स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगी। रामदास जी, मैं पूर्ण राज्य से पहले एक छोटी सी बात कह रहा हूं। पूर्ण राज्य के दर्जे के सिलसिले में तमाम संवैधानिक चीजें हो सकती हैं। सवाल यह है कि 900 अस्पताल, 500 स्कूल, 20 कॉलेज, 2 लाख टॉयलेट के लिए जमीन कहां से आएगी? ये भी तो केंद्र के पास है डीडी, और दिल्ली में जमीन ही नहीं है। तब क्या जवाब देंगे? तब भी ये होगा कि साहब केंद्र, तो आपने वादे तो इतने बड़े किए हैं जिसको पूरा आप भी नहीं कर सकते। दिल्ली में जमीन ही नहीं है। अगर सरकार देना भी चाहे डीडीए की जमीन, तो है ही नहीं जमीन इतनी कॉलेजों के लिए। जी, पूर्ण राज्य का दर्जा जी का मांग जो है वो असंभव के बिल्कुल निकट का मांग है। जी, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, दूसरे केंद्र, जैसा 193 दूतावास, ये 193 दूतावास, ये सारे दिल्ली सरकार के किराएदार होंगे अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलता है तो। इसलिए मैं मानता हूं ये असंभव के निकट का मांग है। और ये आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया आज से, मैंने पहले ही कहा कि ये पतली गली ढूंढने में लगे हुए हैं। देखिए, ये 39 साल लगा जब जेपी आंदोलन के बाद अन्ना का आंदोलन शुरू होने में। इन दोनों आंदोलनों से देश का युवा वर्ग उद्वेलित हुआ और पूरी तरह से जुड़ा। अगर ये अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने
चुनावी घोषणा पत्र में घोषित वायदे को डिलीवर करने में थोड़ा सा भी चूकेगी तो अगले 40 बरस मतलब इस सदी के मध्य तक दूसरा आंदोलन खड़ा हो पाएगा। इतना आसान नहीं है आंदोलन खड़ा होना दिलीप जी। और ये अगर डिलीवर नहीं करते हैं तो ये देश की युवा शक्ति के साथ गद्दारी होगा, धोखा होगा, फरेब होगा। रास्ता तो बता दिया उसने। अभी तो उन्होंने शपथ लिया है, वादे किए हैं, कह रहे हैं मैनिफेस्टो की बात 5 साल है, हमारे पास समय खत्म हो गया है 1 घंटे का, फिर इस पे कभी चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।